हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हम आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ है, एफएलटी हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे, उसके सोल्यूशन को देखेंगे और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो बच्चे यहाँ पे चैनल पे नए हुए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप एफएलटी का लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप एफएलटी ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्यूचर में आपके एफएलटी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मॉक टेस्ट होते हैं जो टॉपिक वाइज आपके होते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो साइंस मैथमेटिक्स के अलग अलग से फुल सब्जेक्ट का मैथ टेस्ट और साइंस टेस्ट हो रहा है मॉक टेस्ट के नाम से। वहाँ से उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो गो एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। तो कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर के लिए हमको क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले जानना चाहिए। तो अब अलग अलग के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमको अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता करनी, ए और बी दो नंबर है, ठीक है, रियल नंबर या किसी से भी नेचुरल नंबर से। रेशनल नंबर हैं तो रेशनल नंबर क्यू से डिनोट होता है। ए और बी दो रेशनल नंबर है। तो अगर हमको कम्यूटेटिव के लिए ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी मल्टीप्लाइड बाई ए। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में। एडिशन के केस में ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सब्ट्रैक्शन के केस में ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। डिवीज़न के केस में ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई ए। तो अब हम देख लेते हैं। 2 और 3 दो नंबर ले लिए, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा हो गया। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5। ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। सब्ट्रैक्शन केस में 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो 2 माइनस 3 माइनस 1। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। नहीं हुआ। डिवीजन के केस में 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2। 2 डिवाइडेड बाई 3 0.6 समथिंग आएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 आएगा। तो ये भी हमारा नहीं हुआ। तो हुआ क्या, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहा है एडिशन है सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव होता है, नहीं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, हाँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में होता है, नहीं। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के केस में होता है, नहीं। ठीक, हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, एंड की बात करती तो दोनों में होगा तभी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन 3/4 एंड 1/2। तो हम अगर नंबर लाइन बना दें, तो ये हमारा एक 3/4 है, यहाँ पे क्या है 1/1 है, सॉरी 1/2 नहीं है। तो इनके बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एक नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर उनके बीच का नंबर एक यहाँ पे आएगा, फिर उनके बीच का नंबर यहाँ पे आएगा, उनके बीच का नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस बीच में नंबर निकालते जाओगे, बीच का नंबर मिलता रहेगा। तो जब हम जाएंगे तो ये नंबर अगला नंबर, ये नंबर अगला नंबर, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, जो भी करके नंबर हम नेक्स्ट नंबर हम मिलता जाएगा आपको। तो उसको काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि कितने नंबर मिल रहे हैं। तो ये हो जाएंगे काउंटलेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई नंबर ए है, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ए ही आ जाए। तो ए में हम कह रहे हैं बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए बाई ए, क्योंकि ये ए उधर ले जाओगे। तो ए बाई ए, तो ए से ए कट गया 1। तो हमारा ए मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, 1। तो ये आती है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह द पेरीमीटर ऑफ लेंथ, द पेरीमीटर of the rectangle is 20 centimeter. If the length of rectangle is 6 centimeter, then its breadth will be। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, दिया कितना है 20, तो 2 टाइम लेंथ, अब 2 हम उधर लेके जाए, ठीक है। तो लेंथ हमारी दी है, कितनी दी है 6,
6 प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवाइडेड बाई हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो 6 प्लस बी इक्वल्स टू 10 हो गया, 6 प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा ब्रेथ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम द एज ऑफ सन, इफ द एज ऑफ सन इज 15 ईयर ओल्ड द एज ऑफ द फादर इज। तो एज ऑफ फादर क्या है 3 टाइम द एज ऑफ सन, तो एज सन की एज अगर x है तो उसकी फादर की एज क्या हो जाएगी 3x। तो सन की एज कितनी है कि इफ द एज ऑफ सन इज 15 है तो फादर की हो जाएगा 3 टाइम 15, तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 द टू नंबर्स आर। ठीक है, तो टू नंबर्स आर हमको पता करने हैं, तो एक 2:5 हमारा 2/5 है, तो एक नंबर अगर 2x मान लें तो एक नंबर 3x मान लें। अब होल नंबर है तो डिफरेंस 3x माइनस 2x कर सकते हैं, 5 दिया है तो 5x माइनस 2x कर देंगे, तो 5x माइनस 2x डिफरेंस क्या दिया गया है दोनों होल नंबर का 66। ठीक है, तो 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 66, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22, तो x इक्वल्स टू 22, तो पहला नंबर 2x था तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 कितना हो जाएगा 44। दूसरा नंबर क्या था 5x था तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 5 नहीं 10 का 0, 5 नहीं 10 11 110, तो एक नंबर हो जाएगा 44, एक नंबर 110, तो 110 एंड 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ़ a इज डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, इट गिव्स वैल्यू कितनी दे रहा है 6। ठीक है, तो कोई नंबर कह रहा है कि अगर डिवाइडेड बाई 8 है वो नंबर क्या दे रहा है 6 दे रहा है। तो अब जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिमाइंडर की तो बात कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं द वैल्यू डायरेक्ट दे रहा है तो रिमाइंडर हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब आर रिमाइंडर होता है, बी हमारा कोसेंट और एक होता है। ठीक है, तो अब ए हमारा पता करना है, बी हमारा पता है 8 है, क्यू हमारा पता है 6 है, आर रिमाइंडर पता है 0 है, तो बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस 0, तो बी हमारा क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, एक डिविडेंड एक कोसेंट। ठीक है, इक्वल्स टू एक होता है कोसेंट एक होता है डिवाइजर। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48, 8 छक 48, तो ये नंबर हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ एंगल ए एंगल बी आर टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपके क्या दिए गए एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, फिर कह रहा है एंगल ए 70 है और तो हमारा एंगल बी क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम कितना हो जाता है हमारा 180 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 180। एंगल ए क्या दिया गया है 70 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल बी हमारा क्या है 180 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उस सिमिलरली एंगल बी दिया होता तो एंगल ए हम निकाल लेते हैं। बस एक ही प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए कि दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए एंड एंगल बी आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए। तो एंगल क्या है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो रेशियो है हमारा पैरेललोग्राम एंगल ए, ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया ए बी
सी डी, ठीक है। तब इनका रेशियो क्या है, 1:, अगर इसका 1 है इसका 2 है तो 1 को अगर हम 1:2 दिया गया है तो इसको हम 1x कर लेंगे, ठीक है, यानी कि x और इसको कर लेंगे 2x। तो अब हमको क्या पता है, तो a और b तुम्हारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। a और b क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का सम हमारा क्या होता है 180। तो एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, तो x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया, ठीक है। तो x प्लस 2x यानी कि 3x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 छक 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू 60 हो गई। तो अब एक वैल्यू हमारा x है तो एक एंगल हमारी 60 हो जाएगी, एक वैल्यू 2x है तो 2x यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 120। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 120, ठीक है। फाइंड द एंगल ए पता करना है, तो एंगल ए हमारा हो गया 60, तो इस एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ठीक है। ए हमारा 1:2 था तो एंगल ए हमारा 60 120 और ये एंगल भी 120 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इफ ए पॉलीगन हैज 8 साइड, ठीक है, पॉलीगन के पास 8 साइड हैं, देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इट हैज इज, तो 8 साइड हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना है 8, ठीक है। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, कोई भी पॉलीगन अगर आपके पास साइड से दी गई है तो डायगोनल का फार्मूला होता है, डायगोनल इक्वल टू होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो हम n हमारा क्या है 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 चौको 8, तो 5 चौक 20, ठीक है। तो 20 डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो द 3 साइडेड एंड स्पेस कितना है, कितने इंक्लूडेड एंगल्स हमको पता है करने हैं। तो इसमें होता है टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 3 साइडेड और 2 हमें इंक्लूडेड एंगल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम दैट पार्टिकुलर एंट्री अकर इन इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ टाइम दैट पार्टिकुलर एंट्री अकर करती है वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ऐसे आया था। कह रहा है ए डाई थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, एक ही इवन प्राइम नंबर है वो 2 है, ठीक है। अदरवाइज 3 है 5 है, ये सब क्या है ऑड प्राइम नंबर है, 7 है। तो नंबर ऑफ 7 तो हमारा इवन प्राइम नंबर इसमें तो आता नहीं, क्योंकि डाई में हमारा 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, यानी कि एक एंट्री है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हमें कितने क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, तो हमका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 है और टोटल आउटकम कितने हैं 6 है, तो 1/6 हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें द सम ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, तो इसका सम निकालने के लिए देखिए कितने नंबर दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर कितने हैं 10 दिए गए हैं, ठीक है। तो सम ऑफ n ऑड नंबर का फार्मूला होता है n का स्क्वायर, यानी जितने नंबर दिए गए हैं फर्स्ट n उनका स्क्वायर किया जाए, तो 10 ऑड नंबर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10×100, ठीक है। सम भी कर ले 1 + 3 4 + 5 9 + 17 9 7 16 16 और 9, तो 9 6 25 25 10 35 1 36, ठीक है, 10 46 और 3 49 49 10 59 और 5 64 64 और 10 74 और 7 7 4 11 81 81 10 91 और 9 100, ठीक है। तो ये होता है n स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। ये आता कैसे, ये अब शायद 11th में होगा। 11th में क्या है कि अगर
कोई सीरीज़ ऐसी दी गई हो, उसका डिफरेंस पता हो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए 2 है, डिफरेंस पता हो तो डिफरेंस दो टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5, तो कितना है, डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है। डी इक्वल टू क्या होता है, 3 - 1 2, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है। और कितने हमको टर्म का चाहिए, तो 10 टर्म का चाहिए, ठीक है। कितने टर्म का, आपका n टर्म का हम मान ले रहे हैं कि n टर्म का चाहिए, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, जो हमारा फार्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1, ठीक है, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी होता है। डी हमारा डिफरेंस होता है। तो n हमारा n ही रखना है, क्योंकि हम n टर्म ही मान ले रहे हैं। 2a यानी कि 2 टाइम फर्स्ट का है a हमारा 1 है, प्लस n-1, तो n-1 को n-1, डी कितना है, 2 है, ठीक है, डिफरेंस 2 है। तो n/2 2a यानी कि 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस का 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, n का n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा। तो सम क्या हो जाएगा, एस एन n टर्म का n स्क्वायर। तो n अब कितने ही है, 10 है, फर्स्ट 10 टर्म का, तो 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 100। तो फार्मूला यहाँ से आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर डिफरेंस अब कोई अलग हो तो उसका भी, अब इवन का होता तो ये 2 इवन के बीच में भी डिफरेंस पता करके उस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म उसमें चेंज हो जाता है। उसमें क्या है, अगर इवन का होता तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 4 6 8 होते हैं उसके, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2, ठीक। n क्या होता है, n ही रहता है। डिफरेंस 4 - 2 6 - 2 कितना भी करोगे तो डिफरेंस 2 ही रहेगा, ठीक है। तो एस एन हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई टी। तो n/2 2 है, तो 2a का है इस टाइम 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n/2 2a यानी कि 4 प्लस 2n माइनस 2 दूना 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n/2, यहाँ के 2 दूना 4 हो गया, और यह हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई टी होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2n - 2, तो 4 - 2 जाएगा, तो 2n प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन आएगा, 2 इससे कट हो जाएगा, तो n प्लस 1 ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, फर्स्ट हमारे क्या, n इवन नंबर का सम, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट n इवन नंबर का, और ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑड इवन और फर्स्ट ऑड n नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला हमारा ड्राइव होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज, तो इवन नेचुरल नंबर का क्यूब हमारा इवन ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इफ द प्रोडक्ट दैट कॉस्ट 3500 एंड सोल्ड 33,250, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस पता करना होता है। डिफरेंस पता करने के बाद में हमको पता करना होता है कितना परसेंट डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या डिफरेंस करना है, व्हाट इज कह रहे हैं सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट, लिस्ट प्राइस आपका कितना है 35,000 है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस था 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो आपका लिस्ट प्राइस 35,000 और सेलिंग प्राइस हमारा और लिस्ट प्राइस हो गया 35, सेलिंग प्राइस हमारा कितना, किस प्राइस में हमने बेचा है वो से होता है सेलिंग प्राइस, तो 33,250। फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट का, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100,
ठीक है। तो लिस्ट प्राइस हमारा क्या है 35,000, सेलिंग प्राइस क्या है 33,250 डिवाइड बाई लिस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है। 9 में से ये 250 है, ठीक है। तो 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ से हमारा 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पे एक 0 तो हमने कम लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 35,000 3,300 250, तो सिमिलरली सीधे आ जाएगा 1,750 हमारा बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा 2 0 कैंसिल हो चुके हैं, तो 350 बचेगा, ठीक है। तो 350 से ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 175 डिवाइड बाई 35, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। 35 पंचे 175 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 5% डिस्काउंट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट दैट मिस्टर ए शुड पे बैक मिस्टर बी इफ ही हैड लेंट आरएस 10,000 फॉर 2.5 ईयर एट ए 12% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है जो अमाउंट है, वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, ठीक है। रेट कितना है 2.5, ठीक है। टाइम क्या है, ओ सॉरी टाइम है 2.5 ईयर, रेट हमारा कितना है 12%, सॉरी, ठीक है। अब क्या है फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। जब इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सिंपल ही निकालेंगे, तो P इंटू आर इंटू टी। वैसे एक बार कह रहा है पे बैक कितना वापस करना है, मिस्टर शुड बी पे बैक, तो यहाँ से 10,000 दे रहे हैं तो 10,000 से ज़्यादा ही उन्हें वापस करना होगा, तो 2,500 नहीं हो सकता, 3,400 नहीं हो सकता, 3,000 नहीं हो सकता, 13,000 ही आंसर होगा, ऐसे हम लगा सकते हैं। बट P इंटू आर इंटू टी है, तो P हमारा कितना है 10,000 है, R हमारा कितना है, रेट हमारा कितना है 12, टाइम कितना है 2.5 अपॉन 100, 10,000 कहाँ था सैकड़ा याद है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब 100 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 0 12 पंचे 60 के जी 0 12 दूना 24 और 6 30, ये 3,000 हो गया। 3,000 रुपये इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10,000 पुराना है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13,000 रुपया इनके वापस करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। तो a के नीचे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, क्या करना है इफ़ ई सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको करना है, ठीक है। इफ़ ई सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab माइनस 3b फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब इससे करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ वाले सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 12a में से 4a जाएगा तो कितना हो जाएगा 9a, 9 को 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12। अब ये क्या है 7ab है, ये 9ab है, तो 9ab में से 7ab जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस मैला ज़्यादा है, तो 9 में से 7 जाएगा 2ab बच जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये 5b प्लस का है ज़्यादा, तो 5b माइनस 3b कितना हो जाएगा 2b प्लस का। तो -3 माइनस ये -3 है, माइनस का वो प्लस का 12 है, ठीक है। 12 यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो -12 -3 माइनस का 15, तो 8a माइनस 2ab,
ठीक है, प्लस 2b माइनस का 15, ये हो जाएगा आंसर आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा कितना है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर, वन ऑफ पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर, द अदर पैरेलल साइड इज, ठीक है। तो हमारा ये ट्रेपेजियम इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल होती, तो ये वाला इसके पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बता रहा है वही इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट हो जाएगी हमारी 15। कहते द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। अब दूसरा कह रहा है वन पैरेलल साइड इज कितना है 20, तो एक पैरेलल साइड हमारा कोई मान लेते हैं 20 है, तो दूसरा पैरेलल साइड क्या होगा। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। तो 1/2 और ये जो एरिया दिया गया है कितना दिया गया 480, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 15 है, दूसरा पैरेलल साइड हमको पता नहीं है b मान ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है 15, नहीं ये 20 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/2, 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 जम 0, 15 दूना 30, 300 प्लस 15b, या इसको मल्टीप्लाई ना ही करो, छोड़ो, 15 को इधर जाने दो और 2 को भी उधर जाने दो, तो इसको क्या हो जाएगा 20, यहाँ से 20 प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में है, और डिवाइड बाई 15 हो जाएगा क्योंकि 15 यहाँ मल्टीप्लाई पे है, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 9 45 और 5 छक्का 30, ठीक है। तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। अब 3 से ये फिर से कट जाएगा, 3 एक 9 3, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, तो 20 प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा 64, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 64 माइनस 20 क्या हो जाएगा आपका 44, ठीक है। तो दूसरा पैरेलल साइड हमारा क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इफ़ -3 रेज टू द पावर m+1, तो -3 रेज टू द पावर m+1 इंटू -3 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू -3 रेज टू द पावर 7, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -3 रेज टू पावर हो जाएगा m+1 + 5, ठीक है, इक्वल्स टू -3 रेज टू द पावर 7, तो यह हो जाएगा -3 रेज टू द पावर 5 + 6 हो जाएगा m+6 इक्वल्स टू -3 रेज टू द पावर 7। तो अब क्या बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स दोनों तरफ की सेम हो जाती, तो m+6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, तो m इक्वल्स टू 7 - 6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हमने कई सारे इस बेस पे क्वेश्चन वैसे वीडियोस में भी करवाए हैं, बहुत जगह करवाए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन में तो अब गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 0.000 1 2 3 4 0, ठीक है 1275। अब जितने बार इसको पॉइंट को इधर लाओगे उतनी 10 रेज टू द पावर हमारी बढ़ेंगी, तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर माइनस में बढ़ेंगी, तो ये 10 रेज टू द पावर 0 है, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 0.0001275 इंटू 10 रेज टू द पावर -1,
ठीक है। अब हम कितने लाना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 लाना चाहिए, ठीक है। तो 4 इधर ला रहे हैं तो 4 और हट जाएगा ऐड, तो 1.275, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 पहले से है, 4 और करोगे तो -5, तो 1.275 इंटू 10⁻⁻5 ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर कह रहा है इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, ठीक है। वेट ए सेकेंड, इसको मिटा लेते हैं। कह रहा है इफ वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट ऑफ सेम पेपर वुड बी वेट 250 ग्राम्स और 2500 ग्राम। तो क्या है, 12 शीट है 40 ग्राम से, तो वेट हमको दोनों बढ़ रहा। तो अब यहाँ क्या है, 12 शीट ऑफ थिक पेपर का 40 ग्राम्स है, ठीक है। तो कह रहा है 2500 ग्राम्स में कितने पेपर होंगे। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहे, ग्राम्स बढ़ रहे हैं, पेपर बढ़ रहा है, थिक पेपर का जो हमारा वो है, तो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेम हो जाएगा। जब हमारा क्या होता है इन्वर्स होता है तो x1 y1 = x2 y2 हो जाता है, और ये क्या होता है x1/y1 = x2/y2 होता है जब हमारा डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो x1 हमारा कितना है 12/40 = x2 हमको पता करना है, ठीक, x2/2500, ठीक। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 = 250 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4, तो 4 दिए 12, तो क्या हो जाएगा 3 जम 0 3 5 15 के 5 और 3 दूनी 6 750, ठीक है। तो ये 750 हो जाएगा। तो कह रहा है 3 क्विंटल कोला फॉरेस्ट 6000, 3 क्विंटल कोल आपका कितना है 6000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 120 kg। तो सबसे पहले क्या है, एक ही चीज़ में हमको सबसे पहले यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक का केजी में है, एक का क्विंटल में है, तो दोनों को केजी में ही बना लो, सीधी बात है, ठीक है। तो 100 केजी बराबर क्या होता है 1 क्विंटल होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 300 केजी हो जाएगा। तो 300 केजी का प्राइस आपका क्या है 6000 है, ठीक है। तो अब क्या है 120 केजी का कितना हो जाएगा, तो हमारा केजी कम हो रहा है तो प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ओके। तो अब यहाँ क्या है, हमारा वेट कम हो रहा है तो पैसे भी कम हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है x1/y1 = x2/y2। तो x1 क्या है 300 kg अपन y1 क्या है हमारा 6000, ठीक है। x2 कितना है 120 kg अपन y2 हमको पता करना है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 3 6 18 और सर 3 दूनी 6, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 12 दूना 2400, ठीक है। 2400 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, इसका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं x² - x - 40 = x + k और x + 6, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू हमको पता करनी है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि हम इसको हम बना लें। तो x² - x - 42 है, तो हमको यहाँ पे 42 है, तो हमारा माइनस करने पे 42 माइनस करने पे -1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 42 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं x², तो ये इसको लिख सकते हैं -7x प्लस का 6x। तो 7x में से 6x जाएगा, क्या हो जाएगा -x, और 7 6 42 हो जाएगा -42। तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 और प्लस का 6 कॉमन ले लेंगे तो x - 7, तो ये हो जाएगा x - 7
और ये हो जाएगा x प्लस 6। तो x प्लस 6 सेम है, तो k की वैल्यू माइनस का 7 हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है, हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x, और अब इसको करेंगे k से तो प्लस kx, ठीक है, प्लस k इंटू 6। ठीक, तो अब हम कंपेयर कर लें, 6x प्लस k एक, तो 6 प्लस k x हो जाएगा, प्लस k इंटू 6 इजक्वल्स टू क्या दिया गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। तो अब इसको इससे कंपेयर कर लो या इसको इसके कोफिशिएंट से कंपेयर कर लो। तो k मल्टीप्लाइड बाई 6 इजक्वल्स टू 42 दिया गया तो माइनस का, तो k मल्टीप्लाइड बाई 6 इजक्वल्स टू 42, तो k इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42, k इजक्वल्स टू माइनस 42 बाई 6, तो 6 7 42 माइनस 7। अब चाहे इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या था, 6 प्लस के इक्वल्स टू क्या है, यहाँ माइनस 1 है, तो के इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 7। तो इस तरीके से भी 3-4 तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा, इफ़ वी जॉइन -3, 2 एंड -3, -3 एंड -3, 4 देन वी ऑब्टेन। तो अब क्या मिलेगा वो हम देखेंगे ज्वाइन करके। ठीक है, अब ये तुम्हारा है, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, अब कह रहा -3, -3, 2, तो -3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आएगा। दूसरा कह रहा -3, -3, तो -3 यहाँ पे है और -3 यहाँ पे, मान ले रहे हैं कि -3 यहाँ पे है, तो -3, -3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दो हो गए। तीसरा कह रहा है -3, 4, तो -3 यहाँ है। ठीक है, ओके, और 4 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 2, तो इसको हम लिख ले रहे हैं -3, 2 है ये। ठीक, दूसरा क्या है, -3, -3 है ये, और ये क्या है, -3, -4 है। ठीक, अब इसको हम अगर इससे मिलाते हैं, -3, -2 3 को इससे मिलाएंगे और ये -3, -4 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे -3, 4 यहाँ है, तो ये इसको मिलाएंगे तो 1 2 3 4, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ओरिजिन यहाँ पे कह रहा है ट्रायंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन विदाउट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से बिना पास किए कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक, तो सब पॉइंट प्लॉट करें। सब पॉइंट प्लॉट करने के बाद में वो कहाँ से पास हो रही, किस तरीके से उसका शेप बन रहा है, उससे हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लॉटिंग अगर आपको आती है तो आंसर बता पाएंगे, अदरवाइज आंसर बताने में आपको दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सपोज a is a digit, find the value of a if 31a plus 1a3 is equals to 501। तो 31a 1a3 is equals to क्या है, 501। तो 3 में कितना ऐड करें कि 1 आ जाए, तो 3 में एक सिंगल डिजिट ऐड करने पे 3 में 2 ऐड किया तो 5 आएगा, 3 में 1 ऐड किया 4 आएगा, 3 में 5 ऐड किया 8 आ जाएगा, 3 में 6 ऐड किया तो 9 आ जाएगा, 3 में 7 ऐड किया
10 आ जाएगा, 0 आएगा। 3 में 8 किया तो 11 आ गया, तो यहाँ पे 8 रखा तो 8 3 11 के 1, तो यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 1 9 1 10 के 0, 3 1 4 1 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। सॉरी यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 8 होगा। तो ये इसका नंबर आप काउंट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नंबर नहीं मिल रहा है। वैसे इसमें आंसर मैंने जो दिया होगा उससे नंबर होगा, बट ये नंबर आप काउंट कर लीजिएगा जिसको ये आंसर आता होगा, ठीक है, कि उनका एक नंबर और बढ़ गया। अगला क्या है, क्यूबाइड हैज़ ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। क्यूबाइड के पास कितने पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस होते हैं? तो क्यूबाइड के पास आइडेंटिकल फेसेस कितने होते हैं? तो हमारा जो क्यूबाइड होता है तो एक रूम होता है, रूम की तरह समझ लो, तो एक छत जो जैसी होगी वैसे ही फर्श होगी नीचे वाली, तो एक आइडेंटिकल ये हो गया। जो लेफ़्ट वाली आपकी वॉल होगी वैसे ही राइट वाली वॉल होगी, 2 हो गए। जैसे फ्रंट वाली होगी वैसे बैक एंड वाली होगी, तो 3। तो 3 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं हमारे, ठीक है। जो वॉल होती है वही हमारी फेसेस होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सिलेंड्रिकल बॉक्स हैज़ कर्व सरफेस एंड सर्कुलर फेसेस विदाउट एस आइडेंटिकल, ठीक है। तो आपका सिलेंडर कैसे बनता है वो आपको पता है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे होता है, तो ये आपका कर्व सरफेस होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होते हैं, ये सर्कुलर फेसेस होते हैं। तो एक कर्व सरफेस होता है और 2 आपके सर्कुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक सिलेंड्रिकल जो बॉक्स होगा उसके पास 1 कर्व सरफेस होगा और 2 क्या होंगे, सर्कुलर फेसेस होंगे। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, ठीक है। तो आपका जब इंटरेस्ट क्वार्टरली हो जाता है तो रेट भी 1/4 हो जाता है। अगर आर आपका रेट दिया है तो r/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाता है, ठीक है, का रिड्यूस टू 1/4, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 26 इन जनरलाइज फॉर्म। तो राइट 26 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 20 + 6 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 + 6, तो 2 20 / 10 + 6 यह हो जाएगा 26, ठीक है। ये इसको यार 10 × 2 + 6 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया, ठीक। इस तरीके से मैथमेटिक्स पोर्शन आपका ख़त्म हो। नेक्स्ट आपका डिस्कस जो होगा वो होगा साइंस पोर्शन, ओके। तो हमारे लिए बाय बाय, और आप कंटिन्यू करिए साइंस की तरफ। अब क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है रियरिंग ऑफ फिश इज़ नोन एज, जो हम मछली को पालते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिशीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन पे पढ़ेंगे द सेपरेशन ऑफ कैफ फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड, ठीक है, इसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन मशरूम बिलोंग्स टू, मशरूम किस कैटेगरी में आता है, मशरूम कौन सी कैटेगरी का है, मशरूम एक फंगी है, फंजाई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ अ बैक्टीरियम दैट सोर्स मिल्क इज़ यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड फ्रॉम मिल्क कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हम ऑलरेडी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और थोड़ा मिस्टेक्स जब भी पेपर में लगी तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म किया करें, हो जाती है छोटी छोटी गलतियाँ पेपर में भी। इनफैक्ट जब एएमयू का पेपर बनता है, एंट्रेंस का जो ओरिजिनल पेपर होता है, वहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अक्सर ही गलत हो जाते हैं। तो हम तो खैर से मोबाइल से बना रहे हैं, तो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उन्हें तुरंत बता दिया करें विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकलाइट। पीवीसी क्या है, एक सिंथेटिक सब्सटेंस है, पॉलीथीन भी एक सिंथेटिक है और बेकलाइट भी एक सिंथेटिक सब्सटेंस है। ऊल यहाँ पे नेचुरल था, कॉटन यहाँ पे नेचुरल था, सिल्क ऊल यहाँ पे नेचुरल थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विथ हैमर। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है आपसे जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी की, जहाँ पे किसी भी मेटल को पीटने पे वो फ्लैटेंड हो जाते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे बेसिकली मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी किस में है, कौन सा मेटल है, यहाँ पे जिंक मेटल है, बाकी सारे नॉन मेटल्स है, तो जिंक हम ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ। ब्रास किसका अलॉय है, ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ
किसका है, जिंक एंड कॉपर का, कॉपर और जिंक को मिलके ब्रास बनना होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड, जब डेड वेजिटेशन धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्बनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और जब सल्फ्यूरिक एसिड डेट इज़ HCl दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस फॉर्म होती है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये क्वेश्चन गलत हो गया था एग्जाम में, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑप्शन में था, आंसर में था, लेकिन सही आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मुझे एक बच्चे से पता चला कि हाँ ये मिस्टेक हुई थी, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सही ऑप्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 35,000 से 40,000 के आसपास, 35,000 से 40,000 के आसपास, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो सबसे पहला प्लैनेट है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द हाई एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट हैज़ अ ब्राइट हेड एंड अ गैसियस टेल। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ की बात कर रहा है जो सन के राउंड राउंड घूमती रहती है और इसकी एक टेल होती है, ऐसे पूंछ तरीके का शेप होता है और उसका एक हेड होता है ब्राइट हेड। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कमेट्स। क्या कहते हैं, कमेट्स। आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है साइंस की प्लेलिस्ट में, जाके सारे चैप्टर्स को देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, एंड डैश इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं हम ये जानने के लिए कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, उस डिवाइस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वैक इज़ ग्रेटेस्ट एट। जो अर्थक्वैक की इंटेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा किस जगह होती है, सबसे ज़्यादा किस जगह होती है अर्थक्वैक की इंटेंसिटी। सबसे ज़्यादा जो इंसेंटी रहती है वो रहती है एपिसेंटर के पास। एपिसेंटर क्या है, जैसे यहाँ पे भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसी को एपिसेंटर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा असर जो रहता है अर्थक्वैक का ये इधर एपिसेंटर के आसपास के एरियो में रहता है, तो एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा असर रहता है अर्थक्वैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिरर्स आर यूज्ड इन कैलेडोस्कोप। कितने मिरर्स का यूज़ करते हैं हम कैलेडोस्कोप बनाने के लिए, 3 मिरर्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, 3 मिरर्स का यूज़ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज formed by plane mirror appears to be 48 centimeter. What is the distance between mirror and object? इसको बनाने के लिए इस तरीके क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बना लो। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड। कह रहा है एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ एक बंदा खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज, मिरर है ये, ठीक है, ये मिरर है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर। मीन्स ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 48 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। मतलब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर आपको याद हो तो एक फंडा हमने पढ़ा था कि जो इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर में वो होता है सेम, ठीक है, सेम होता है, 48 डिग्री था। अब हम इसको 48 को हाफ डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा। मतलब मिरर और इमेज की डिस्टेंस 24 है, मिरर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 24 है। हमने हाफ में डिवाइड कर दिया बिकॉज वी नो डैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज आर सेम। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन बनता है 24 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में किस टाइप का लेंस है? ह्यूमन आई में होता है कन्वेक्स लेंस। क्यों कन्वेक्स लेंस? क्योंकि वो सारे लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होती है। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स ग्लो ड्यू टू। इलेक्ट्रिक बल्ब्स जलते क्यों हैं? किसकी वजह से जलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो बल्ब होता है ना हमारा, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग पैदा होती है तो ये जलना शुरू कर देता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बताना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर आपको पता है मेटल्स होते हैं। तो वुड एक मेटल है, जी नहीं मैम। रबर एक मेटल है, जी नहीं मैम। ऊल एक मेटल है, जी नहीं मैम। तो कॉपर हमारा इकलौता बचा। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द साउंड दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस। ठीक है, उस साउंड को हम क्या कहते हैं? जो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कभी आप कमरे में ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आप कुछ बोलते हो फिर आपको दोबारा सुनाई देता है, होता है अक्सर। कभी कभी बंद जगह पे जाओ, नए नए घर बने वहाँ पे जाओ, कुछ बोलोगे तो वापस आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपकी आवाज़ दोबारा आपको सुनाई देती है। डैट इज़ कॉल्ड इको। डैट इज़ कॉल्ड इको। ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ कॉल्ड इको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इफ टाइम पीरियड इज। टाइम पीरियड दिया है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, मैं टीपी लिख दे रही हूँ, ठीक है। 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, 1 लिख दिया। टाइम पीरियड आपका कितना है? टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड है, डिवाइड कर दो। 1 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, 0.1। 0.1 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो फॉर्मूला याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे सही ऑप्शन है 4th। 5th क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द रेजिस्टेंस ऑफर बाय फ्लूइड। जो फ्लूइड्स की वजह से रेजिस्टेंस आता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रैग। प्रीवियस ईयर में भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे कम फ्रिक्शन जो होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, उससे ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर इफ़ 100 N फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स दिया गया है आपको, एरिया दिया गया है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? प्रेशर करना है, प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद हो, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये समझ जाना, ये क्या है? फोर्स, ये है हमारा एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है आपका? 100 न्यूटन। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया हमारा दिया हुआ मैम 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर दिया है, कट कर देंगे, कितना आएगा बेटा? क्या आएगा? आंसर आएगा 50 पास्कल। ऑप्शन नंबर 50, सॉरी थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड 50 पास्कल। इतना आसान सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र लिक्विड प्रेशर। किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने के लिए? वो होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर का इस्तेमाल हम लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू वी कॉल द ऑनसेट पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन। जो ह्यूमंस में सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उस पीरियड को क्या कहते हैं? जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है इंसानों में, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी पीरियड में ही क्या होता है, हम बच्चे जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो डैट द करेक्ट आंसर इज़ प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनल सिर्फ प्रेजेंट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, ER दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज सिलेंड्रिकल एंड स्पिंडल शेप। जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसमें से ये भी एक वो था।
क्यों गलत हुआ भाई यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मिसल शेप बताना था और आंसर की में पता नहीं कैसे WBC आ गया। तो खैर से कौन सा सेल स्पिंडल शेप होता है? स्पिंडल शेप होता है मसल सेल, NCERT की बुक में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। मसल सेल इज़ करेक्ट ऑप्शन, कोई भी WBC को नहीं मानेगा, मसल सेल इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में NCERT में दिया गया है ग्रीन हाउस गैस में 3 चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस एंड वाटर वेपर। इन दोनों को ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर किया गया है। नाइट्रोजन गैस जो है हमारी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये तीनों आपकी बुक में सेम टू सेम दिया गया है। मीथेन गैस, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज इन NCERT बुक। सो नाइट्रोजन गैस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब इंग्लिश को देख लेते हैं थोड़ा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही गॉट टायर्ड ओवर वर्क। ही गॉट टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क। वो थक गया किसकी वजह से? ज़्यादा काम की वजह से, ओवर वर्क की वजह से। तो बिकॉज ऑफ, ठीक है, डबल ओ डबल एफ नहीं सही रहेगा, OF सही रहेगा, बिकॉज ऑफ। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश इन द सन फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से सूरज में बैठी है। तो काम क्या है? जारी है, ठीक है, शुरू हुआ है और कंटिन्यू है, तो उसे क्या कहेंगे? हैज़ बीन सिटिंग। शी हैज़ बीन सिटिंग इन द सन फॉर 1 आवर। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बाकी कुछ नहीं। सिनोनिम ऑफ टेंडर, सिनोनिम ऑफ टेंडर इज़ ऑफर। टेंडर मीन्स ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के एंटोनिम, क्वालिटी आपको पता है बेटर प्रोडक्ट, इन्फीरियरिटी होगा एंटोनिम। क्वालिटी मतलब बेटर एंड इन्फीरियरिटी मतलब ख़राब, ठीक। तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। ही फेल डैश द हॉर्स अ कैनाल। ही फेल ऑफ, वो घोड़े से गिरा और कहाँ जाके गिरा? इनटू अ कैनाल, एक कैनाल में गिर गया, ठीक है। जब हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सारी यूजेस बता दूंगी, ऑफ, फेल, ये सारी कहाँ से। तब तक आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन रखें, जारी रखें। मेरा इंग्लिश वाला शेड्यूल नहीं बन पा रहा, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। अब दूसरे चैनल या दूसरी जगहों से बुक वगैरह से प्रेफर करके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए इंग्लिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट वर्ड आपको बताना सही से कौन है? RIDICULOUS। रेडिकुलस का स्पेलिंग जो है ये ऑप्शन नंबर C सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज़ करना है। द पर्सन हु वर्क्स हियर इज़ फ्रॉम USA, ठीक है, हु सही है। देखो एक जगह तो लगा है द पर्सन डैट वर्क्स हियर इज़ फ्रॉम USA। द पर्सन विच वर्क्स नहीं, विच क्यों लगाएंगे भाई? हुज वर्क्स इज़ फ्रॉम USA गलत हो जाएगा। द पर्सन हु वर्क्स हियर इज़ फ्रॉम USA, पर्सन के साथ हु परफेक्ट है। एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा आशावादी, जिसको बहुत भरोसा रहे। उसका उल्टा क्या होता है? पेसिमिस्ट, जिसको बिल्कुल भी आशा ना रहे लाइफ में, हमेशा डीमोटिवेटेड रहे, तो पेसिमिस्ट होता है। ऑप्शन ऑफ ऑप्टिमिस्ट इज़ अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्ट इज़ पेसिमिस्ट। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। दे सेड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। तो दे सेड है, दे सेड को दे सेड लिख लेंगे। दे सेड डैट, टेक को टुक में बदल देंगे, दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। दे सेड दैट दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ही स्टडीज़ इन डैश यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ लगाना है, तो बहुत सारे लोग यू देख के, क्यों? क्योंकि AEIOU वावल के साथ मैम एन लगता है, एन लगा देंगे। जी नहीं, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा। ही स्टडीज़ इन आ यूनिवर्सिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू तो दिख रहा है आपको फर्स्ट वर्ड, लेकिन इसका जो साउंड है वो एक व्यंजन वाला आ रहा है, ठीक है। व्यंजन वाले साउंड जहाँ भी आते हैं, कंसोनेंट वाले साउंड जहाँ भी आते हैं, उसके सामने हम ए लगाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? मैं आपको डिटेल में ये चीज़ समझा दूंगी आर्टिकल्स जो पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए ये जानिए, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि लिखा तो पहला वर्ड वावल है, लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है। चलिए हिंदी के क्वेश्चंस पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा है। कभी भी राष्ट्रभाषा पे क्लिक नहीं करना। इंडिया का, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई सी नहीं है। हिंदी राजभाषा है जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो हिंदी किस वर्ग में? राजभाषा के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या है। वर्डों की संख्या बतानी है। कितने वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? 52, 52 वर्ड मूलतः हिंदी में 52
वर्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। स्वागत में कौन सी संधि है? यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष शब्द में समास पहचानिए। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। पहला शब्द जो है छोटा सा है, उपसर्ग है, ठीक है। अव्ययी भाव समास पे सही क्लिक करेंगे हम। भगवान के डाकिए कविता किसके द्वारा रचित है? आपके बुक से क्वेश्चन है, दिनकर, ठीक है। दिनकर जी ने भगवान के डाकिए कविता की रचना की है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन। आलमारा फिल्म के नायक और नायिका कौन थी? आलमारा फिल्म के नायक और नायिका कौन थी? इस फिल्म में जो नायक थे वो विट्ठल थी और नायिका थी जुबैदा। आलमारा फिल्म के नायक विट्ठल थे और नायिका जुबैदा थी। अगला क्वेश्चन हमारा। कनक कनकते 100 गुनी माद का अधिकार। यहाँ पे अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है यमक अलंकार। क्यों है यमक अलंकार? बिकॉज यहाँ पे सेम वर्ड्स 2 बार रिपीट हुए हैं, कनक कनक। एक पंक्ति में जब 2 वर्ड रिपीट हों बार बार और उनका मतलब हमेशा अलग रहे, उसे हम कहेंगे उपमा अलंकार, सॉरी यमक अलंकार। एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। बहुत फेमस लाइन है ये, तो अगर ये दोबारा से एग्जाम में आए तो गलत नहीं करके आएगा। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो कहा जा रहा है कनक जो है, जब कोई धतूरा खाता है तो वो बौरा जाता है, मतलब पागल सा हो जाता है ज़्यादा धतूरा खाने पर। और एक कनक सोना, अगर कोई बहुत ज़्यादा सोना पा जाए तब भी वो पागल हो जाता है। बहुत पैसा अचानक किसी के पास आ जाए तो भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो एक कनक का सोना है, एक कनक का धतूरा माने हैं, और ये हमारा यमक अलंकार यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। उर्दू के क्वेश्चन से। महात्मा गांधी की आप बीती का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? महात्मा गांधी के आप बीती का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? सैयद आबिद हुसैन ने। मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर सीरीज़ में। अगला क्वेश्चन है। कालिदास किस ज़बान के शायर हैं? किस ज़बान के शायर थे? संस्कृत के। कालिदास संस्कृत ज़बान के शायर हैं। अगला क्वेश्चन। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग एक मुमताज़ क्या थे? नश्र निगार थे। क्वेश्चन चैप्टर 2 से आपके उर्दू ज़बान बुक से। निहाल होना मुहावरे का क्या माने? निहाल होना का मतलब होता है खुश होना, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है। हाफिज़ का इसमें फ़ाइल बताएं। हाफिज़ का इसमें फ़ाइल बताना है हिफ्ज़ करने वाला। हाफिज़ का मतलब होता है जिसने हिफ्ज़ किया है, हिफ्ज़ करने वाला। अगला क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश किस साल हुई? ठीक है, इनकी पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1817 में, ठीक है, 17 अक्टूबर 1817 में। मैं एक एक क्वेश्चन डाल देती हूँ सर सैयद के बारे में, आपके सारे मॉक्स में ज़रूरी है, आ सकता है। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत अलीगढ़ के बारे में भी देख लिया करिए, जैसे पहले वाइस चांसलर, पहले चांसलर कौन थे, अलीगढ़ का नाम पहले क्या था, किस कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको बेसिक पता होनी चाहिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे उतना तो देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। शिफत की तारीफ़ बताइए। शिफत की तारीफ़ बतानी आपको। शिफत की तारीफ़ क्या है? शिफत इसम की तारीफ़ बताता है, इसम की अच्छाई बुराई बताता है शिफत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। शिफत इंग्लिश में जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में जिसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। रिज़ल्ट का क्या सीन है? ओके, सो रिज़ल्ट्स पे मूव करते हैं। रिज़ल्ट में सबसे हाईएस्ट क्या है? 84। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, ठीक है, बट जो रैंकिंग है फ़िलहाल पहले के ही मार्क्स पे की जा रही है। 3 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्क्स दे देना कि आपने वो सही किया, गलत किया, ठीक है। स्क्रीन पे आपको 3 रॉन्ग क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, ठीक। आप सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स गया है उवैश का गया है 85 में से, ठीक है। उसके बाद सेकंड रैंक इज सिक्योर्ड बाय समन, जिनके 79 आए हुए हैं। थर्ड रैंक 2 लोगों ने सिक्योर की है 77 मार्क्स से, जीनत और आलिया तबस्सुम, दोनों के 77 आए हुए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। और एक और चीज़ मुझे अनाउंस करने की, अब जो आगे के मॉक टेस्ट होंगे, आई मीन कल से जो मॉक टेस्ट होंगे, वो इस तरीके से गूगल फॉर्म पे बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा अपने आप को आगे दिखाना है, वो चीटिंग करके गलत मेज़र से मार्क्स ला रहे हैं, वो नहीं करना आपको। मैं मॉक सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि आपको रियल में अपनी
प्रैक्टिस पता चले आप किस लेवल पे हो। अगर आपके 84 आ रहे हैं, अगर आपके 77 आ रहे हैं, 67 आ रहे हैं, तो आपको पता चले कि आप किस लेवल पे हो और उस हिसाब से मेहनत करो। बट कुछ लोग बिना वजह की चीटिंग वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं। तो कल से जो नेक्स्ट मॉक्स होंगे वो सारे लाइव क्विजेज़ होंगी। क्विज़ेज़ पे जैसे पहले होते थे, जो पहले के बच्चे जानते होंगे कि लाइव क्विज़ेज़ होती थी, तो वो अब ऐसे मॉक्स होंगे। तो 2 घंटे आपके मॉक चलेंगे, लाइव चलेंगे, चीटिंग के कोई चांसेस वहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइव क्विज़ेज़ होंगे इनका टाइम क्या रहेगा? इनका टाइम ऐसे रहेगा, मैं एक क्विज़ की लिंक 5 से 6, 6 से 7, 5 से 7 एक टाइम पीरियड रहेगा, फिर 7 से 9 एक टाइम पीरियड रहेगा, फिर 9 से एक 11 टाइम पीरियड रहेगा। तो जिन भी बच्चों को जिस भी टाइम कंफर्टेबल लगेगा वो अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, 5 बजे एग्जैक्ट आपकी क्विज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों को 5 बजे अटेम्प्ट करना है वो 5 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे ऑनलाइन। जिन लोग को 7 बजे वाली क्विज़ अटेम्प्ट करनी रहेगी वो 7 बजे एग्जैक्ट ज्वाइन कर लेंगे। जिन लोग को 9 बजे वाली क्विज़ अटेम्प्ट करनी रहेगी वो 9 पे एग्जैक्ट ज्वाइन कर लेंगे। एक भी मिनट इधर उधर हुआ तो अब क्विज़ में क्वेश्चन के टाइम कम हो जाएंगे। इसे मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, चीटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कोई चीटिंग ना करा करें आप लोग प्लीज़। आप ही लोग का बेनिफिट रहेगा, इससे आपको प्रैक्टिस पता चलेगी, अपनी लेवल पता चलेगा अपना। तो फिर चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।